वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 को, जिस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। तो आज आइए हम बात करते हैं यहाँ पर त्रिकोणमिति। जो हमारा चैप्टर है त्रिकोणमिति, इसका इंग्लिश में नाम होता है ट्रिग्नोमेट्री। जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला होता है TRI, दूसरा है GON और तीसरा है मैट्रॉन। तो यहां पर जो TRI है इसका मतलब होता है 3, दूसरा है GON जिसका मतलब होता है भुजा। तो TRI जो है ट्राई का मतलब 3 होता है और गॉन का मतलब होता है भुजा। और यहाँ पर मैट्रॉन का मतलब माप होता है। तो ये जो शब्द हैं ये ग्रीक लेटर से लिए गए हैं, ये ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। तो इसमें त्रिकोणमिति जो है वो हमें इसके बारे में बताता है कि हम 3 भुजाओं के माप के बारे में जिसमें पढ़ते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री होती है। ट्रिग्नोमेट्री को आप इससे भी समझ सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में उसकी भुजा, जितनी भी उसके अंदर भुजा पाई जाती है, एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं तथा कोणों के मध्य, कोण कितने हैं 3, तो तीनों भुजा और तीनों कोणों के मध्य को गणित की जिस शाखा में पढ़ते हैं उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। तो जो ये मध्य में हम पढ़ रहे हैं ये इनका संबंध है, हम संबंध को पढ़ते हैं उनके। तो जिस में हम इनके संबंध को पढ़ते हैं उसे त्रिकोणमिति या फिर ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं आगे, जिसमें हम जानेंगे कि समकोण त्रिभुज में ये कौन कौन सी भुजा होती हैं, उनके नाम क्या हैं और त्रिकोणमिति कैसे संबंधित होती है। तो देखिए अब यहां पर हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक में, वो है त्रिकोणमिति के अनुपात। जो त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं वो 6 होते हैं। त्रिकोणमिति में 6 अनुपात पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो हमने एक त्रिभुज बनाया है वो एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें B जो कोण है वो एक समकोण है। कोण B के सामने की जो भुजा है, समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। और समकोण जिस भुजा पर लगकर बनता है तो उसे कहा जाता है आधार। और समकोण के साथ में ऊपर की तरफ जो भुजा होती है उसे लंब कहा जाता है। तो इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज में कर्ण, आधार और लंब 3 भुजाएं होती हैं। और इसी के अनुसार यदि हम हमारी पिछली प्रश्नावलियों से या फिर कक्षा 9 के बारे में भी अगर आपको याद है तो आपको पता होगा कि एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, जिस पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, थ्योरम को प्रमेय भी कहते हैं, तो पाइथागोरस जो प्रमेय है उसके अनुसार क्या होता है, इसके अनुसार कर्ण का जो वर्ग है वो हमेशा बराबर होता है आधार के वर्ग के और प्लस में लंब के वर्ग के। तो इस प्रकार से इन तीनों के बीच में एक संबंध पाया जाता है, तीनों भुजाओं के मध्य एक संबंध पाया जाता है। इसी संबंध को हम पाइथागोरस में तो पढ़ते हैं, लेकिन त्रिकोणमिति में इन तीनों भुजाओं के मध्य एक अलग से संबंध पाया जाता है, जिस संबंध को हम साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक में पढ़ते हैं। यहां पर ये जो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक हैं ये अनुपात कहलाते हैं। ये क्या करेंगे, ये हमें भुजाओं के बारे में बताएंगे कि किसी एक निश्चित कोण से कौन सी 2 भुजाओं का संबंध स्थापित होता है और वो कैसा संबंध रहेगा, उनका अनुपात कैसा रहेगा। तो जैसे देखिएगा, हम यहां पर अगर कोण को समझें तो कोण B को छोड़कर, कोण B तो समकोण है, लेकिन कोण B के अलावा बने हुए जो कोण है, कोण A, कोण C कैसे होंगे, वो न्यून कोण होंगे। तो ये दोनों न्यून कोण होंगे। तो यहां पर जो त्रिकोणमिति के अनुपात हैं वो न्यून कोण के लिए होते हैं। तो कोण A पर त्रिकोणमिति अनुपात जो हैं वो किस प्रकार से लिखे जाएंगे, वो होंगे पहला साइन A, फिर उसके बाद कॉस A, फिर होगा टेन A, इसके बाद में कॉट A, उसके बाद सेक A और कोसेक A। तो इस प्रकार से इनको 6 अनुपातों को हम लिख सकते हैं। तो यहां साइन A, कॉस A, टेन, कॉट, सेक, कोसेक ये A कोण के लिए अनुपात हैं। यदि इन्हीं अनुपातों को हम किसके लिए, C के लिए देखें तो कैसे होगा, तो C में लिखा जाएगा इनको साइन C, कॉस C, टेन C, उसके बाद कॉट C, सेक C और कोसेक C। तो इस प्रकार से इनको कोण A और कोण, यहां पर ये कोण A के लिए है और यहां पर ये कोण C के लिए।
तो इस प्रकार से इनको अन्य कोणों के लिए लिखा जाता है जो न्यून कोण है, समकोण के लिए नहीं होता। बस समकोण इस कारण से होता है क्योंकि जो हमें जिस त्रिभुज में हम इनको पढ़ेंगे वो जो हमारा त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो इसके बाद में अब इन अनुपातों को लिखा कैसे जाएगा उसे हम जानते हैं। तो जो यहां पर कर्ण है, कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहा जाता है जिसको H से लिखते हैं, और जो लंब होता है, लंब को परपेंडिकुलर कहा जाता है जिसको P से लिख सकते हैं, और आधार को हमेशा B बेस कहा जाता है जिसको हम B से लिखते हैं। तो इनको अब जब हम अनुपात के तौर पर पढ़ेंगे तो हम इनको कुछ इस शब्द से जान सकते हैं, H है, P है और B के नाम से। तो आइए अब इसकी हम शुरुआत करते हैं कि यहां पर किसी निश्चित कोण के लिए यह अनुपात कैसे लिखे जाएंगे। तो देखिएगा यहां पर जो ये H P B है, अगर इनको हम इनके हिंदी नाम से भी जाने तो कर्ण को अगर हम चाहें तो K से लिख सकते हैं, लंब को L से लिख सकते हैं और आधार को A से भी लिखा जा सकता है। तो इनके लिए एक शॉर्ट फॉर्म है, एक छोटा तरीका है जिसमें हम इनको याद रख सकते हैं। वो होता है पहला L A L बटे K A, या तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। दूसरा होता है P B P H H B। तो यहां पर अब आइए अब इसको हम समझते हैं कि ये कैसे काम करते हैं, इनको लिखने से हमें क्या फायदा मिलेगा या फिर कैसे ये त्रिकोणमितीय अनुपात में हमें सहायता प्रदान करेंगे। तो देखिए यदि हम साइन की वैल्यू निकालें, साइन ए को जानना चाहें तो साइन ए कैसे लिखा जाएगा। तो यहां पर जो पहला अनुपात ये दिखाई दे रहा है, हमें या तो हिंदी में जानना है तो इस तरीके से देखो, और इंग्लिश में अगर आपको नाम लिखना है तो इस तरीके से देख सकते हो। जो ये पहला अनुपात होगा P/H, तो उसे क्या लिखा जाएगा साइन ए के लिए। तो यहां पर अगर ए कोण आपके लिए कहां है, ऊपर दे रखा है, अगर कोण ऊपर दिया हुआ है तो त्रिभुज को आपको कैसे समझना होगा, त्रिभुज को ऐसे समझना होगा कुछ इस प्रकार से, जैसे आप क्या करोगे कोण को नीचे लेकर आओगे, ये ए कहलाएगा, ये बी और ये फिर सी होगा। तो इसके अनुसार अब क्या है, इसे तो कहा जाएगा आधार और इसे कहा जाएगा लंब और इसे कर्ण कहा जाएगा। तो अब इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो साइन ए की वैल्यू, साइन के सामने क्या करना है, पहले परपेंडिकुलर होगा, पी की वैल्यू चाहिए, तो परपेंडिकुलर कौन है, लंब होगा। तो इसमें लिखेंगे लंब के लिए BC/, में और उसके बाद आता है H। H का मतलब है हाइपोटेनियस, जो कर्ण होता है, कर्ण का नाम जो है वो AC कहलाएगा, इसको लिखेंगे हम AC। तो इस प्रकार से जो साइन होता है, साइन को हम क्या लिख सकते हैं, या तो इस भुजा के आधार पर लिखें, जिसको अगर आप यहां से भी देखना चाहें तो ये क्या संबंध बनाता है, सामने वाली भुजा। देखिएगा यहां देखिए जिस भुजा के साथ ये लगा हुआ है तो इसे लंब कहा जा रहा है इसमें, लेकिन इसके लिए लंब कौन रहेगा, जो सामने है इसमें। तो जो नाम क्या आया था हमारे लिए निकल के, BC, तो इसमें भी BC यहां पर है। और उसके बाद में दूसरा था इसमें AC कौन है, कर्ण होगा। तो जब भी कभी साइन को, अगर हम साइन की बात करें, अगर हमें साइन को हल करना है, जैसे कि साइन ए निकालना चाहते हैं, तो साइन निकालने के लिए सामने वाली भुजा की हमें आवश्यकता होती है। तो ए के सामने वाली भुजा, जो यहां तो इसका नाम BC दिया हुआ है जिसे हम आधार कहते हैं, लेकिन दूसरे त्रिभुज में बदलते ही यह लंब कहलाती है। लेकिन इसको हमेशा कैसे याद रख सकते हैं, तो इसके लिए क्या होगा, इसे कहा जाएगा सम्मुख भुजा, कोण ए के सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो इस प्रकार से इसको हम हल कर सकते हैं। जब भी कभी साइन ए की बात करें कि साइन का आपको मान निकालना है, लेकिन ए कोण के लिए, तो क्या करोगे, कोण ए के सम्मुख भुजा लेंगे हम और उसमें नीचे कर्ण से उसमें भाग देंगे। लेकिन अगर कॉस निकालना हो तो हमें, तो कॉस ए कैसे निकलेगा, कॉस ए निकालने के लिए हमें आवश्यकता होती है कोण ए की, कोण ए तो लेना पड़ेगा, लेकिन कोण ए के संलग्न भुजा, संलग्न, संलग्न का मतलब होता है साथ लगी हुई, संलग्न भुजा, और बटे कर्ण। तो अब हम चाहें तो इनका प्रयोग करके बाकी सभी भुजाओं को भी इनकी निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अब चाहे आप इस त्रिभुज का प्रयोग करें चाहे इस त्रिभुज का, आपका जो मान है वो दोनों समान ही आएंगे। तो देखिए साइन ए की वैल्यू यहां पहले इसमें से देख लेते हैं, इसके सामने क्या है, BC भुजा है, तो BC भुजा को हम काम में लेंगे और उसके बाद कर्ण AC रहेगा। तो हम यहां लिख सकते हैं बराबर से BC बटे AC।
लेकिन जब भी कभी अगर हम इनका प्रयोग करना चाहते हैं तो हमें निश्चित ये ध्यान रखना होगा कि कोण, जिस कोण के बारे में हम बात कर रहे हैं वो नीचे होना चाहिए, तब जाकर यह दोनों सही तरीके से काम कर पाते हैं। लेकिन अब इसके बाद आगे देखिए, कॉस निकालना है हमें। अब कॉस के लिए क्या करेंगे, कॉस के लिए ए के संलग्न भुजा, अब इसमें कॉस निकालना है ए के लिए, तो साथ लगी हुई भुजा कौन सी है, साथ लगी हुई भुजा ये है ए बी, तो इसमें लिखेंगे बराबर से ए बी बटे, अब नीचे कर्ण है तो कर्ण लिखेंगे वो होगा ए सी। तो जब भी कभी हम यहां पर साइन ए निकाल रहे हैं, अगर त्रिभुज की आकृति ऐसी दे रखी है, जब जिस कोण की बात कर रहे हैं अगर वो आधार वाली भुजा के साथ लगकर ही बना हुआ है तो हमेशा ही साइन निकाला जाता है, किससे, साइन निकाला जाता है हमेशा लंब बटे कर्ण से, लंब बटे कर्ण के रूप में निकाला जाता है, जिसको आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस भी कह सकते हो। लेकिन जब इसी रूप में इसमें से अगर हम कॉस को छांटें या कॉस को देखें, कॉस कैसे निकलेगा, तो कॉस के लिए क्या करना होता है, कॉस के लिए आधार बटे कर्ण होता है, जो संलग्न भुजा है, संलग्न भुजा कौन है, ए के साथ में आधार है, तो इसको लिखेंगे हम आधार बटे कर्ण। इसी के प्रकार से या फिर इसी रूप में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम अगली भुजा के बारे में बात करते हैं या फिर अगले त्रिकोणमितीय कोण के बारे में बात करते हैं, वो होता है टेन। तो देखिएगा टेन ए कैसे निकाला जाता है, तो देखिए पहले क्या था इसमें, एल बटे के लंब बटे कर्ण, दूसरा था आधार बटे कर्ण, तो जो हमने इसमें निकाल दिया है ये रहा आधार बटे कर्ण। तीसरा होता है लंब बटे आधार, जो जब हम टेन निकालते हैं तो टेन क्या निकलेगा, टेन बराबर से होता है यहां पर लंब जो है हमारा, ये लंब है, इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये लंब होगा और ये आधार होगा, तो इसमें लिखेंगे लंब बटे आधार। ये देखिए कितना आता है, लंब बटे आधार, भुजा निकालने चाहें इसकी भुजा लिखेंगे हम, तो लंब में दी हुई है बीसी भुजा, ये आ गया बीसी बटे आधार में दी हुई है ए बी भुजा। और अगर इसके एक रूप को और आप समझना चाहें तो ध्यान से देखिएगा, साइन जो लिखा हुआ है इसमें बीसी अपॉन एसी है, अगर इसको ऐसे लिख दें हम यहां से बीसी बटे एसी और पूरे के बटे में अब कॉस से भाग दे दें, ए बी बटे एसी से, ए बी बटे एसी, तो जो एसी है वो एसी को काट देगा, एसी से एसी कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास में, यहां से बचता है बीसी बटे ए बी, तो यहां देखिए क्या आ गया, बीसी बटे ए बी आ चुका है। इस कारण से कहा जाता है जो टेन ए है, टेन ए या फिर किसी भी थीटा के लिए, ध्यान रहे किसी भी कोण के लिए, चाहे वो कोण उसके साथ वाला ए हो या फिर वो सी क्यों ना हो, तो उसी कोण के लिए यहां पर जो टेन है वो हमेशा क्या होता है, साइन ए बटे कॉस ए। तो इस प्रकार से हम टेन को भी किस रूप में लिख सकते हैं, साइन और कॉस के रूप में भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए हमारे अन्य जो त्रिकोणमितीय पद हैं वो निकल के आते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अन्य त्रिकोणमितीय पद के लिए। तो देखिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट पर, वो है कॉट ए। तो कॉट ए जो होता है, कॉट को देखिए यहां जब हमने इनके त्रिकोणमितीय फलन को, अनुपातों को पढ़ा, तो ये पहला था साइन के लिए, ये साइन है, दूसरा कॉस, तीसरा था टेन, इसके बाद में टेन के बाद यहां होता है कॉट, फिर आता है सेक और फिर आता है कोसेक। इसी प्रकार इसमें होता है, ये दूसरा इसका त्रिकोणमितीय फलन है, ये इसका तीसरा फलन है। तो ये इंग्लिश में नाम लिखे हुए और ये सब हिंदी में है। तो अब आगे देखिए कॉट को जब हम जानेंगे तो कॉट कैसे काम करता है। कॉट जो है वो ए बटे एल के रूप में होता है। यहां पर कॉट जो है ना वो टेन का उल्टा होता है। इसी प्रकार से देखिए अब जब कॉट लिखेंगे तो कॉट के लिए क्या कर कॉट के लिए हमें क्या करना होगा, तो हम कॉट में लिखते हैं बराबर से यहां पर आधार बटे लंब। जो आधार बटे लंब होता है वो कॉट को दर्शाता है। तो कॉट ए का मान कैसा होगा, कॉट ए के लिए, इस कोण के लिए सामने आधार कौन सा है, आधार तो ये है, और लंब कौन सा है, ये। तो आधार को लंब के जब नीचे आधार को ऊपर रख के लंब को नीचे रखा जाता है, तो ये किसका अनुपात दर्शाता है, हमें कॉट का। इसके बाद आता है सेक। सेक ए बराबर से हो जाएगा, कॉस का उल्टा होता है, सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कर्ण बटे आधार, और उसके बाद अंतिम होता है कोसेक।
कोसेक लिखा जाता है, कोसेक के बराबर से होगा कर्ण बटे लंब। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर लंब, आधार और ये कर्ण जो हमें इनको क्या नाम दिया था, तो हमने यहां पर पहले लिखा हुआ है कि यहां जो कर्ण है उसको हाइपोटेनियस कहते हैं, लंब को परपेंडिकुलर और आधार को बेस कहा जाता है। तो ये आपको नाम याद रखने होंगे। अब यहां से एक चीज निकल के आती है, अगर आप ध्यान दें, जो कॉट है वो टेन का उल्टा है, तो हम क्या कह सकते हैं, या 1/10, 1/10 है, तो इसका मतलब क्या है, ये इसका इनवर्स होता है, उल्टा होता है ये, या फिर रेसिप्रोकल कहा जाता है जिसको, ये इसका व्युत्क्रम कहलाता है। सेक में क्या रहेगा, सेक बराबर से 1/cos A, और उसके बाद में अंत में कोसेक जो होता है, कोसेक बराबर से 1/sin A। तो अगर हम चाहें तो इन तीनों का एक दूसरे से यह संबंध भी लिख सकते हैं। तो जैसा कि हमने यहां tan के बारे में वहां पढ़ा था कि tan क्या होता है, tan जो है वो sin बटे cos के रूप में लिखा जाता है, लेकिन अगर हम cot को लिखना चाहें तो इसका उल्टा कर देंगे, cos बटे sin के रूप में उसको लिख सकते हैं। अगर हम sec लिखें तो 1/cos लिख सकते हैं, और cos लिखें तो 1/sec लिखा जा सकता है उसको। तो इस प्रकार से इन तीनों के मध्य एक संबंध पाया जाता है। एक विशेष बात और इनके लिए, जब भी कभी हम जैसे हम लिखते हैं sin A, तो हम यहां पर sin A लिख रहे हैं, मतलब कि हम sin जो है वो त्रिकोणमिति का पहला अनुपात निकाल रहे हैं, किसके आधार पर, पहले कोण के लिए, कोण A के लिए। लेकिन इसका मतलब कभी ऐसा नहीं होता कि sin गुणा A होगा, ये कभी नहीं होता है, यह नहीं होता है। और इसी के साथ में ये गुणा में तो नहीं होते, लेकिन अगर इसमें से इसको समझें, साइन ए में से अगर ए को अलग कर दिया जाए तो फिर हमारे पास सिर्फ बचे साइन, तो साइन का कोई मान नहीं होता। अगर सिर्फ साइन की बात करें कि साइन का मतलब क्या होगा, साइन का मान क्या होगा, तो साइन का कोई मान नहीं होता है। जब तक साइन किसी कोण के साथ ना लगा हुआ हो तब तक हम कह नहीं सकते कि ये जो साइन है ये क्या बात कर रहा है या फिर किस बात के बारे में बताना चाहता है। तो इसीलिए साइन का किसी कोण के साथ होना ज्यादा जरूरी है। एक चीज और, जब भी कभी कोण के बारे में बात की जाएगी या सूत्र लिखे जाएंगे तो त्रिकोणमिति में जो कोण लिखते हैं वो हमेशा थीटा से लिखा जाता है, इसका नाम होता है थीटा। अच्छे से इसको समझ लेना, इसे थीटा कहा जाता है। और इसका प्रयोग किसी कोण को दर्शाने के लिए, जैसे हम यहां सूत्र जो बना रहे थे या फिर जो हमने अनुपात लिखे वो लिखे साइन ए, मतलब ये कोण है। जहां जहां कोण, अगर आकृति में कोण दे रखा है तो हम वो उससे लिख सकते हैं कि कोण का नाम क्या है, लेकिन हमारे पास आकृति भी नहीं है, कोण का नाम भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें साइन कॉस टेन कुछ तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि अकेले इनका कोई मतलब नहीं बनता। इस कारण से कोण की जगह पर हम थीटा लिख सकते हैं। जैसे कि बनता है साइन थीटा, फिर बनता है कॉस थीटा, ये टेन थीटा, फिर इसके बाद कहा जाता है कॉट थीटा, सेक थीटा, और उसके बाद कोसेक थीटा। तो इस प्रकार से थीटा लिखकर हम कोण को दर्शाते हैं कि वो कोण कितने भी डिग्री का हो सकता है, बस उसको हम थीटा में दर्शा रहे हैं। थीटा की आकृति जो है वो कैसे बनाई जाती है, आप एक अंडाकार आकृति बनाओगे और उसमें से बीच में से इस तरह से यहां पर एक अंदर एक लाइन खींच दोगे इसमें, तो ये थीटा को दर्शाते हैं। इसे क्यू की तरह नहीं बनाना है, क्यू बिल्कुल थोड़ा अलग होता है, क्यू जो है वो नीचे की तरफ होता है, इसमें क्यू नीचे बनाते हैं, ये इस प्रकार से नहीं होता, ये अंडाकार आकृति और इसको अंदर से अंदर इसमें एक लाइन खींची जाती है। कई बार ये जो लाइन है यहाँ पूरा ना भी खींचोगे इसके साथ तक तब ये थीटा ही माना जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर इसको यहाँ तक छोड़ देते हैं, दूसरी जो इसकी लाइन है, दूसरी दीवार की जो लाइन है उस तक इसे ना पहुंचाते हुए इस प्रकार की संरचना तैयार करते हैं, इसे थीटा कहा जाता है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब जानेंगे त्रिकोणमिति के अनुपात के बाद में अन्य टॉपिक को। एक चीज और यहां पर, यदि हम कहें कि जो त्रिकोणमिति के सभी अनुपात हैं, यदि किसी निश्चित कोण के लिए इनके बारे में पूछा जाए, यदि जैसे हमने यहां पर कोण ए के लिए सब त्रिकोणमिति अनुपातों को निकाला, तो किसी एक निश्चित कोण के लिए सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को निकाला जाए तो उस त्रिभुज की भुजा जो है उसकी लंबाई में कोई अंतर नहीं आता, उनकी भुजाओं की लंबाई में कोई अंतर नहीं आता है। यहां ये क्या होता है कि बस लंबाई समान वही रहेगी जो आकृति में दी हुई है, लेकिन उन सभी के मध्य एक संबंध स्थापित हो जाता है, जिसको हम हमारे अगले टॉपिक में जानेंगे, जहां पर हम त्रिकोणमितीय टेबल को भी पढ़ेंगे जिसमें सारणी बनानी होती है। तो आइए शुरू करें। देखिए अब यहाँ पर पहला जो हमारा एक उदाहरण है इसको हल करके देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि tan a बराबर से 4/3 है, तब कोण a के अन्य
त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ पर इसमें हमें पता लगाना है कि tan तो हमें दिया हुआ है, tan a का मान दिया हुआ है, उसके अलावा बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। तो क्या करेंगे उसके लिए, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं जो एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज बनाया, मान लीजिए यह एक कोण A है, इसे B मानते हैं और यहाँ पर ये C बना हुआ है। अब इसके बाद में हमें यहाँ पर इसी के अनुसार, यहाँ पहले हमें दिया हुआ है tan A बराबर से 4/3, या फिर हम क्या कह सकते हैं, जो tan का मान है वो क्या होता है हमारे लिए, tan बराबर हमारे लिए हमेशा ही क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, लंब बटे आधार। तो अब इसके बाद में ध्यान से देखिएगा, इनके लिए लंब कौन सा है और आधार कौन सा है। तो इस आकृति में ध्यान से देखें तो यहाँ A यहाँ बना हुआ है, तो इसमें लंब कौन सा होगा, लंब सामने वाली भुजा है और आधार कौन सी भुजा होगी, नीचे वाली भुजा। तो इसमें हम इसका क्या नाम दे सकते हैं, इसको कहेंगे हम 4 और इसके नीचे आधार को हम कहेंगे 3। तो यहाँ से हमें ये संरचना मिलती है। इससे पहले हमने इस त्रिभुज के बारे में आपको एक पाइथागोरस थ्योरम बताई थी। पाइथागोरस जो प्रमेय है वो क्या समझाती है हमें, कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है किसके, आधार के वर्ग के प्लस जो लंब का वर्ग है उसके। तो इस प्रकार से इस प्रमेय का प्रयोग करके हम इसमें तीसरी भुजा जो कर्ण है उसका पता लगा सकते हैं। तो आइए पहले हम इसका पता लगाते हैं। तो इसमें कैसे लिखा जा सकता है, हम यहाँ पर कहेंगे कि कर्ण का वर्ग बराबर होगा आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। तो अब इनके मान रखते हैं। तो यहाँ देखिए आधार कितना है, आधार नीचे वाली भुजा थी जो 3 है, तो इसमें लिखेंगे 3 और उसका वर्ग, प्लस लंब कितना है 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 4 और इसका वर्ग। इसके बाद हल करते हैं, 3 का वर्ग होता है 9 प्लस 4 का वर्ग होता है 16, दोनों को जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 25। अब उसके बाद यहाँ ये मान आ चुका है कर्ण के वर्ग के, लेकिन हमें सिर्फ कर्ण चाहिए। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ हम वर्गमूल लेंगे, और जब भी कभी वर्गमूल लिया जाता है, ध्यान रहे, जब भी कभी वर्गमूल लिया जाता है तो प्लस माइनस का चिन्ह आता है। तो यहाँ जाएगा अंडर रूट में 25, और अब क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। जो 25 का वर्गमूल है वो 5 आता है, तो हम लिखेंगे कर्ण बराबर से, और ये आ जाएगा प्लस और माइनस 5, दोनों ही तरह की राशि आएगी, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि किसको इसमें से काम में लेंगे, धनात्मक को या फिर ऋणात्मक को। तो हम इसमें से सिर्फ धनात्मक काम में लेंगे, ऋणात्मक नहीं, क्योंकि जब त्रिकोणमिति में हम जब त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं तो त्रिभुज को बनाया जा सकता है, बनाएंगे तो कर्ण जो है वो एक लंबाई होगी, और लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। इस कारण से जो हमारा कर्ण है, तो कर्ण का जो मान है वो बराबर से प्लस का 5 रहेगा। तो इस प्रकार हम कर्ण का मान यहां से निकालेंगे। अब आगे क्या करेंगे, इस मान को यहां रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे लिए कर्ण। तो इसको नाम रखते हैं हम कर्ण, और इसका नाम है इसके सामने था ये, तो इसलिए ये लंब है, और नीचे आधार रहेगा। अब जैसा कि सवाल में पूछा गया था कि आपको क्या करना है, इसके अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखने हैं। तो उन्हें कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले चाहिए साइन ए। साइन ए बराबर से क्या हो जाएगा, साइन ए जो है वो होता है कौन सा, जैसा कि L/K, तो ये होता है लंब बटे कर्ण। तो इसको लिखते हैं, लंब बटे कर्ण कितना हो जाएगा, इसमें लंब का मान है 4 बटे कर्ण कितना है 5 हो जाएगा। इसके बाद कॉस निकालते हैं, कॉस ए बराबर से कितना होगा, कॉस ए जो है वो आधार बटे कर्ण होता है तो ये हो जाएगा हमारा 3 बटे और यहां से 5। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, tan का मान यहाँ पहले से दिया हुआ है। अब उसके बाद बढ़ेंगे कॉट पर। कॉट बराबर क्या होता है, जैसा कि हमने पहले भी जाना था, जो कॉट है वो tan का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा करेंगे तब भी हमें कॉट मिल जाएगा। नहीं तो हम अगर चाहें तो निकाल कर भी लिख सकते हैं। तो निकाल के कैसे लिखेंगे, आधार बटे लंब से। तो आधार कितना है 3 है, 3 बटे, और उसके बाद लंब कितना है इसमें 4 है, तो 4 लिखेंगे। उसके बाद अगला आता है सेक, और सेक क्या होता है, सेक के बारे में अभी हमने जाना था। जो सेक है वो होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस को उल्टा कर सकते हैं या फिर यहां से भी निकल सकते हैं। तो यह आ जाएगा 5 बटे 3, और लास्ट में आता है कोसेक। तो कोसेक ए बराबर हो जाएगा जो हमारा है लंब बटे कर्ण कहलाएगा, सॉरी वो कहलाएगा कर्ण बटे लंब। तो इसमें आएगा 5 बटे 4। तो इस प्रकार से यदि हमें कोई सवाल दे दिया जाए और एक त्रिकोणमितीय अनुपात देने के बाद हमसे कहे कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो, तो इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कर सकते हैं। तो एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, यदि कभी भी आपको कुछ ऐसा लिखा हुआ मिले कि हमें लिखना है साइन और ए, और इसका हमें होल स्क्वायर करना है, इसका वर्ग करना है,
तो इसके वर्ग को किस प्रकार से और अन्य रूप में लिख सकते हैं? इसको लिखा जाता है साइन स्क्वायर ए के रूप में भी लिखा जा सकता है। एक चीज और थी कि जो साइन होता है, साइन ए बराबर होता है 1/कोसेक के। तो यहां पर कोसेक ए के बराबर है, तो हम यहां ऐसा नहीं कह सकते कि जो कोसेक होगा वो इनवर्स में आ सकता है, या फिर घात जो है वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगी। हम लिख जाए यहां पर कि साइन, अगर साइन की घात, साइन ए की घात -1 हो, अगर कोसेक का मान निकालते तो, या फिर दूसरे में हम यहां दूसरा निकालते कि कोसेक ए बराबर से 1/साइन ए होता, तो साइन ए को ऊपर ले जाने पर घात -1 होती। -1 को ऐसा नहीं लिखा जा सकता कि हम यहां पर इसको कुछ इस प्रकार से बना दें कि साइन और यहां पर इसकी घात 1 और उसके बाद ए आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जैसे कि यहां हुआ था, जो वर्ग वाली घात थी 2 थी, वो हमने साइन को दे दी और ए को इस प्रकार से लिखा, लेकिन -1 के साथ ऐसा नहीं होता। इसको लिखने के लिए हमें इसी रूप में लिखना होगा, ना कि इसमें। तो ये दोनों कभी बराबर नहीं होते हैं। इसे पढ़ा जाता है साइन इनवर्स ए, जो त्रिकोणमिति का एक अलग चरण होता है, जहां पर हम इनवर्स चरण होता है, जहां पर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते हैं, मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमिति को पढ़ा जाता है, जो आपको अगली क्लासों में जाकर मिलेगा। तो इसके लिए आप इन दोनों को ध्यान से देख लें कि ये दोनों समान नहीं होते। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, जिसमें हम विशिष्ट कोणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, अब हम बढ़ने वाले हैं हमारे अगले टॉपिक में, जिसमें हम कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात को जानेंगे कि इन कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात जो है वो क्या होता है, और इसे त्रिकोणमिति की सारणी भी कहा जाता है। तो ध्यान रहे, ये जो सारणी है, आपको ये सारणी बहुत काम आने वाली है। इस सारणी का उपयोग करके ही आपके जो आगे के सवाल हैं वो हल होंगे। तो इसलिए सारणी कैसे बनती है उसे जान लीजिए, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो सबसे पहले हम एक इस प्रकार की सारणी तैयार करेंगे, जिसमें हम कोण लिखेंगे 0, 30, 45, 60 और 90। इसके बाद इन सबको हमें एक एक नंबर देना है। तो जैसे जो नंबर है उसकी हम शुरुआत करते हैं 0, फिर 1, उसके बाद 2, 3 और ये 4। इस नंबर को देने के बाद में हमें इन सभी में 4 से भाग देना होगा। तो 4 से भाग देंगे, 4 से यहाँ भाग देंगे, यहाँ भी 4 से भाग देंगे, यहाँ पर भी 4 से भाग देंगे और यहाँ पर भी 4 से भाग देंगे। तो इसी प्रकार से भाग देने के बाद में पहला कदम क्या था? सबसे पहले इन सभी को नंबर देने हैं 0 से, फिर उसके बाद सभी में 4 से भाग देना है। अब उसके बाद इनका वर्गमूल करना होगा। हमें क्या करना है? वर्गमूल। तो इसमें अब इनका वर्गमूल करेंगे हम। तो आप ध्यान से देखिएगा, इसमें सारणी जो है वो किस प्रकार से तैयार होती है। जो पहला मान निकल के आता है वो होता है साइन का, तो जिसको हम कहेंगे साइन थीटा। तो ध्यान रहे, जो थीटा है वो कोण को दर्शा रहा है कि कौन सा कोण है, और नीचे दिए गए जो नाम होंगे ये हमें त्रिकोणमितीय अनुपात को दर्शाएंगे। तो सबसे पहले यदि हम 0 में 4 से भाग देते हैं तो 0 आएगा, और अब 0 का वर्गमूल करेंगे तो कितना निकल के आता है? सिर्फ 0 आ चुका है। उसके बाद 1/4 है, इसमें भाग नहीं दे सकते, ये ऐसा ही रहेगा। अब उसके बाद क्या करना है? इसका वर्गमूल करेंगे तो 1 का वर्गमूल तो 1 आता है, 1 आ गया, और 4 का जो वर्गमूल है वो आता है 2। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 1/2 होगा। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जब इसे हल करेंगे तो 2/4 है, तो जिसमें 2/4 को दोनों को 2 से काटा जा सकता है, तो ये बनेगा 1/2। 1/2 बना। 1/2 का, जैसे कि 2/4 है, दोनों को काटेंगे बराबर 1/2 बनेगा, और 1/2 का जब वर्गमूल करेंगे तो आएगा 1 सही, 1 में और वर्गमूल 2, या फिर 2 का वर्गमूल। तो इसको लिखेंगे 1/√2। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इस पर बढ़ते हैं तीसरे पर। इसमें क्या करना होगा? 3/4 लिखा हुआ है, संख्या तो नहीं कटेगी किसी से। अब इसका जब वर्गमूल करेंगे तो यहाँ तो आएगा रूट में 3, और जो 4 होता है, 4 का वर्गमूल 2 आता है। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2। तो इसको लिखेंगे √3/2। इस प्रकार से इसे लिखा जाता है। अब आगे बढ़ेंगे। 4/4 है, 4 में से 4 को काटा जा सकता है, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ आएगा 1, और 1 का वर्गमूल करने पर हमें मिलेगा 1। तो इस प्रकार से जो हमारा पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है वो पूर्ण हो जाता है। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात पूर्ण हुआ। अब हमें क्या निकालना है? इसके बाद हमें चाहिए कॉस की वैल्यू। अब हमें कॉस चाहिए, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कैसे निकालेंगे? कॉस थीटा को निकालने के 2 तरीके हैं, या तो हम उसको हल करके निकालें, या फिर इसी प्रकार से जो सारणी में पहला मान हमें तैयार हुआ है उसी का प्रयोग कर लें। तो देखिए, इसके लिए क्या करना है?
जब साइन में जो मान 90 का होता है कॉस में वही मान 0 का होता है, तो इसलिए ये मान यहाँ आ जाएगा और बस हमें इनको उल्टा करके लिखना है। इसे यहाँ लिखेंगे, इस वाले मान को यहाँ पर, यह आएगा √3/2। इस मान को यहाँ रखेंगे 1/√2। इस मान को यहाँ रखेंगे, यह आएगा 1/2 और उसके बाद इसको लिखेंगे यहाँ पर, यह आ जाएगा 0। अब आगे बढ़ते हैं। अगला मान जो है हमारा वो tan का होगा, तो tan का मान लिखेंगे। देखिएगा tan का मान जो है वो कैसे आता है, tan थीटा बराबर से, tan थीटा जो है वो हमेशा ही क्या होता है, साइन बटे कॉस होता है। तो ध्यान से देखिएगा, साइन बटे कॉस का मतलब इस लाइन को बटे का चिन्ह समझना, तब इसे कैसे हल करेंगे। 0/1 का मान हमेशा ही 0 होता है। 1/2 है, इसमें भाग देंगे √3/2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/3 इसका मान आएगा, 1/√3 इसका मान आया। इसमें से 1/√2 ये है और 1/√2 ये, दोनों ही एक दूसरे से कट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 1। अब उसके बाद में √3/2 यहाँ पर है और 1/2 यहाँ, 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा हमारे पास √3। अब इसके बाद 0 से जब भी कभी किसी संख्या में भाग देते हैं तो भाग पूरा नहीं जाता, जो भाग है वो संख्या जो उसका उत्तर है वो हमें प्राप्त नहीं होता, इसलिए इसको अनडिफाइंड कहा जाता है। अनडिफाइंड का मतलब जो परिभाषित नहीं है, जिसे लिखा नहीं जा सकता, जिसे बताया नहीं जा सकता, इस कारण से इसके लिए अनंत लिख देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो मान है वो हमारा आएगा tan के बाद में cot के लिए, cot थीटा जो है, cot थीटा का मान क्या होगा, cot थीटा का जो मान है वो tan का उल्टा होता है। tan का उल्टा कैसे, tan जैसे लिखा हुआ है उसको उल्टा कर सकते हैं, उससे भी हमें वो मान प्राप्त होता है। या फिर ये काम कर सकते हैं, इसको यहाँ पर जैसे हमने इसको लिखा था, जैसे साइन से कॉस के मान निकल के आए वैसे इससे ये मान निकल के आते, तो अनंत ये यहाँ आ जाएगा। उसके बाद में √3 यहाँ आता है, 1 यहाँ आ जाएगा, 1/√3 ये यहाँ चला जाएगा, 1/√3 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 0 जो है वो यहाँ होगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट जो है वो सेक का मान निकालने के लिए, कि सेक का मान कैसे निकाला जाता है। तो सेक का मान देखिएगा, सेक क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर से सेक का मान हमेशा ही कॉस का उल्टा होता है, जैसा कॉस लिखा हुआ, ध्यान रहे कि जो 1 लिखा हुआ है, 1 को हमें समझना होगा 1/1, और जो 0 लिखा हुआ है इसको समझना होगा 0/1। अब उसके बाद इसको हल करके इनका मान लिखेंगे। कॉस में 1 लिखा हुआ है, इसका उल्टा करेंगे, 1/1 का उल्टा भी 1 ही आता है, तो ये आ जाएगा सिर्फ 1। उसके बाद में √3/2 है, इसका उल्टा करने पर आएगा 2/√3। उसके बाद आगे यहां पर लिखा हुआ है 1/√2, इसका उल्टा करेंगे तो सिर्फ √2 आएगा, सिर्फ √2 यहां पर आ चुका है। 1/2 का उल्टा होता है 2, और उसके बाद में 0 जो लिखा हुआ है, जो ये 0 लिखा हुआ है, 0 का उल्टा करने पर, जैसे 0/1 है, इसका उल्टा करेंगे तो 1/0 आ जाएगा। 0 से 1 में भाग देने पर हमें अनंत प्राप्त होगा, तो यहाँ पर आएगा अनंत। अब इसके बाद अंतिम बिंदु पर चलते हैं। हमारा कोसेक का जो मान है वो कैसे निकल के आता है। तो कोसेक के लिए देखिएगा, जो कोसेक है उसे कैसे लिखेंगे, कोसेक थीटा बराबर से, कोसेक थीटा के लिए हम इन्हीं मानों को उल्टा करके लिख देंगे। इस मान को यहाँ लिखेंगे, या तो इस प्रकार से इसे बना सकते हैं चाहे तो, या फिर हम साइन का उल्टा करके भी इस मान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आएगा √2, और उसके बाद में यह आ जाएगा 2/√3। अब उसके बाद 1 जो है वो यहाँ आ जाएगा। तो इसी प्रकार से जो हमारी सारणी है, त्रिकोणीय अनुपात को, जो कोणों के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो इस प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इस वीडियो के इसी पार्ट को आप दोबारा देखोगे तो आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगी कैसे हमने इसको तैयार किया है। इनका प्रयोग बहुत से सवालों को हल करने के लिए भी किया जाता है। तो आइए इसके लिए एक उदाहरण समझ लेते हैं कि कैसे उसको पूरा करेंगे हम। तो देखिए अब हम यहाँ पर एक सवाल करके देखते हैं। सवाल है हमारा कि AB बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कोण C का मान 30 डिग्री है, तो हमें AC और BC की वैल्यू पता करनी है, कि हम इन दोनों का मान पता करना है। इसके लिए आकृति ये दी हुई है कि AB का मान पहले से दिया हुआ है, आकृति जो है उस प्रकार से, कोण जो 30 डिग्री दिया हुआ है C, उसके सामने वाली ये भुजा है, तो कोण के सामने वाली भुजा को हमेशा लंब कहा जाता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये लंब है, इसे हम आधार कहेंगे, और इसको कर्ण कहा जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें आधार और कर्ण निकालना है। तो हमें यहाँ पर ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात को ढूंढना पड़ेगा जो दिए हुए मान से एक संबंध रखता हो। यदि हम लंब और आधार का एक संबंध देखें तो tan में मिलता है, तो हम कहें अगर tan C बराबर से क्या हो जाता है, लंब
बटे आधार, ये हो जाएगा। अब एक चीज देखनी है कि tan c का मान कितना है, तो यहाँ देखिए tan c जो है, c की जगह पर 30 डिग्री है, 30 डिग्री बराबर से, अब जो हमने एक टेबल बनाई थी उसमें जाकर आप मान देखिए कि जो 30 डिग्री का मान है वो कितना होता है। 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, इतना मान होता है। अब tan को कैसे लिख सकते हैं, लंब बटे आधार में लिख रहे थे, और इसके लिए लंब और आधार क्या होता है, लंब तो इसमें दे रखा है AB बटे, और ये आधार क्या दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, तो इसको लिखेंगे हम BC। तो हम यहाँ लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, AB बटे BC, तो इसको तो यहाँ लिख देंगे AB बटे और ये BC, जो बराबर होगा 1/√3 के। अब यहाँ देखिए सवाल में किसका मान पहले से है हमारे पास, AB का मान 5 है तो 5 लिखेंगे, 5, और बटे में हम लिख देंगे BC बराबर 1/√3। अब हमें क्या चाहिए, BC का मान चाहिए, तो हम वज्र गुणा करेंगे, BC का गुणा 1 से और √3 का गुणा 5 से, तो यहाँ हमें मान प्राप्त होगा BC बराबर से 5√3। तो इस प्रकार एक भुजा का मान तो हमें मिल गया, जो हमारी एक भुजा है उसका मान हमें मिल चुका है, किसका, BC का। BC कौन है, आधार, तो इसका मान हमें मिल चुका है 5√3। अब इसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, अब हमें चाहिए क्या, हम कर्ण का मान निकालें। कर्ण का मान दो तरीके से निकाला जा सकता है, या तो लंब और कर्ण से निकालो, या फिर आधार और कर्ण से। तो हम लंब और कर्ण से इसका मान निकालना चाहेंगे। तो लंब और कर्ण का जो संबंध है वो हमेशा पाया जाता है साइन में, तो हम लिखेंगे साइन C बराबर से कितना होता है, ये कहलाता है लंब बटे कर्ण। तो इसमें देखिएगा लंब और कर्ण कितना है, AB बटे, ये आएगा AB, और बटे में कर्ण है AC, ये कहलाएगा AC। अब मान रखिएगा साइन C कितना है, 30 डिग्री, तो हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर से साइन 30 जो साइन 30 डिग्री होता है उसका मान कितना है, साइन 30 डिग्री का मान जो है वो होता है 1/2, इसमें लिखेंगे 1/2। अब यह मान यहां रख लेंगे, तो इस मान को देखिए AB बटे में AC बराबर 1/2। AB का मान कितना है, पहले से ही 5 दे रखा है, 5 रखो, 5 बटे AC का मान AC रखेंगे अभी, तो फिर लिखेंगे 1/2। अब दोबारा से हमें वज्र गुणा करना होगा, तो AC बराबर 5 गुणा 2 करने पर 10, तो इसमें लिखेंगे हम AC बराबर से 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम AC का भी मान निकाल सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ हमने BC का जो मान है वो भी प्राप्त कर लिया है। तो जब कैसे भी सवाल हमारे सामने आ जाए, यदि हमें कोण दिया हुआ है और एक निश्चित भुजा दी हुई है, तो हम उससे क्या कर सकते हैं, बाकी सभी त्रिकोणमितीय मानों को भी निकाल सकते हैं, या फिर उसकी अन्य दी हुई भुजाओं को प्राप्त कर सकते हैं। और इनका उल्टा भी करना संभव होता है, जैसे कि अगर हमें पहले से भुजा दी हुई है तो हम कोण का मान वहां प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, यही सवाल जो है हमें थोड़ा उल्टे तरीके से करना होगा, जिसमें हम यहाँ पर भुजा के मान से कोण के मान से एक अनुपात निकालते थे, फिर हम भुजा का मान निकाल रहे हैं, वहां हमारे पास में पहले से ही भुजाओं के मान दिए हुए होंगे, और हम वो क्या करेंगे, उसके त्रिकोणमितीय मान को देखेंगे वो किससे संतुष्ट होता है, और उसके बाद में साइन में वह मान निकालकर हम उसके कोण को पता लगा सकते हैं, चाहे वो साइन के लिए हो या फिर अन्य किसी भी त्रिकोणमितीय मान के लिए। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट पर, जिसमें हम जानेंगे पूरक कोणों के बारे में। तो देखिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, वो है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पूरक कोण किसे कहते हैं। तो हम लिखेंगे जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, तब उन दोनों कोणों को पूरक कोण कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम एक त्रिभुज के आधार पर इसको ध्यान से समझें, तो देखिएगा अगर एक त्रिभुज बना लेते हैं हम इस प्रकार से, तो इस त्रिभुज में इस कोण को यदि ए थीटा मान लिया जाए, ध्यान से समझना, अगर इस कोण को, ये तो 90 डिग्री है, लेकिन अगर इस कोण को थीटा मान लिया जाए तो दूसरा कोण क्या कहलाएगा, त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 90 है तो यहां चला गया, बचा हुआ 90 है, और इसमें से भी थीटा इतना है तो बचा हुआ कितना रह जाएगा, 90 में से इसे घटा दे तो बचा हुआ कोण हमें मिलेगा, इसे कहा जाएगा फिर 90 माइनस थीटा। इस कोण को हमेशा ही क्या कहा जाएगा, 90 माइनस थीटा कहा जाएगा इसे। तो इसके लिए अगर हम ध्यान से इसे समझें तो देखिए समझिएगा कि अगर हम साइन की बात करें, साइन थीटा हमेशा कैसे निकाला जाता है, इसके लिए क्या होगा, इसका नाम अगर हम रखें यहाँ से, ये ए, ये बी और ये सी,
तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, BC, तो इसमें आएगा BC बटे आधार कितना है इसका, AB। लंब बटे कर्ण होता है तो ये हो जाएगा AC, ये कहलाएगा AC। अब इसी के लिए अगर हम 90 माइनस थीटा के लिए इसी भुजा पर निकालें, ध्यान से समझना, इसी भुजा को निकालना चाहें लेकिन 90 माइनस थीटा चाहिए, तो 90 माइनस थीटा इस भुजा के सामने हमें क्या चाहिए होगा, इसको निकालें। तो संलग्न भुजा हमेशा आधार कहलाती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो उसके लिए कहलाएगा आधार, और फिर उसके बाद नीचे वाला हमेशा ही कहलाएगा कर्ण। तो आधार बटे जो कर्ण है वो हमेशा किसके लिए काम आता है, ये तो काम आता है कॉस के लिए। अब कॉस है तो कोण भी चाहिए, कोण कौन सा काम में लिया था हमने, 90 माइनस थीटा, तो इसको कहा जाता है 90 माइनस थीटा। तो इस प्रकार से दो जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनके पूरक कोणों के मध्य एक संबंध होता है, जो हम क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर से कितना होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। और इसी का उल्टा भी होता है। इसी प्रकार से इसका उल्टा कैसे लिखते हैं, हम इसको लिखेंगे साइन, यहां से आगे बढ़ाते हैं, 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है कॉस थीटा के। इन दोनों के मध्य यह संबंध पाया जाता है। अब इसके बाद में अगला होता है साइन और कॉस के बाद में टेन में, यहां पर होगा टेन थीटा बराबर होता है कोट 90 माइनस थीटा के। दूसरा है यदि हम कॉट को ही निकालें तो अगर हम लिखेंगे कॉट, और ये हो जाएगा, या फिर सिर्फ टेन से ही लिखें कि टेन 90 माइनस थीटा बराबर से हो जाता है कॉट थीटा, इसको कॉट थीटा कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से साइन का कॉस से और टेन का कॉट के साथ एक संबंध होता है, बिल्कुल ऐसा ही संबंध सेक का होता है कि सेक थीटा बराबर से होता है कोसेक, और ये 90 माइनस थीटा के रूप में होता है। इसके बाद में यदि हम सेक 90 माइनस थीटा निकालना चाहें, 90 माइनस थीटा, तो ये बराबर हो जाता है कोसेक थीटा के। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इनको भी हल कर सकते हैं, ये इनके पूरक कोण कहलाते हैं। तो इनमें जो भुजाएं काम में होंगी, जो इनके अनुपात काम में लिए जाएंगे भुजाओं के, वो समान रूप से चलते रहेंगे, और ये एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे के त्रिकोणमितीय अनुपात में इनको परिवर्तित किया जा सकता है। इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है मुख्य सवालों को हल करने के लिए। तो आइए अब इसमें एक उदाहरण और करके देख लेते हैं ताकि हम इसको जान पाएं। देखिए अब हम जो सवाल कर रहे हैं यहाँ पर, ये पहला सवाल है इसका कि पूरक कोणों का हमें प्रयोग तो करना है और इस सवाल को हल करना है। सवाल क्या कहता है कि कॉट 85 है प्लस में कॉस 75 को 0 से 45 डिग्री के बीच में लिखना है। मतलब इनके जो कोण 85 और 75 है ना, हमें इनको लिखना तो है इसी के रूप में, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इन कोणों को किसके रूप में लिखें, सिर्फ 85 के, 0 से 45 के बीच में, चाहे वो 85 हो चाहे वो 75। तो ध्यान से देखिएगा कि जो कॉट है, तो कॉट थीटा, अगर इसको थीटा से समझा जाए तो ध्यान से समझना, कॉट थीटा इस 85 को किस रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 5, इसका मतलब 90 में से 5 डिग्री घटा दिया जाए तो कितना मिलेगा हमसे, हमें मिलेगा 85 डिग्री। तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, हमेशा ही होता है कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर, टेन थीटा के बराबर होता है। तो इसमें हम लिखेंगे टेन, और थीटा कौन सा आएगा, 90 यहां पर है, जो नया थीटा आपने बनाया था, नया कोण जो तुमने बनाया है उस कोण को यहां पे काम में लेना होगा। तो हम यहां लिखेंगे कॉट 90 माइनस थीटा बराबर से टेन थीटा होगा, जो होगा टेन 5 डिग्री। ये तो हुआ पहला। दूसरे को देखते हैं, दूसरा क्या है, कोस, ये दिया हुआ 75 में। तो अगर इसको ध्यान से समझें आप, तो 75 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, 90 में से कितना घटा दें कि 75 बचे, तो 15 घटाने पर हमें कितना मिल जाता है, 75 मिलेगा। तो हम लिखेंगे 90 माइनस 15 डिग्री, 90 माइनस थीटा, जो थीटा है वो 15 है, तो इस बार बराबर होगा कॉस। अब जो कॉस को 90 माइनस थीटा में हम लिख रहे हैं तो किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। तो हम लिखेंगे साइन, और उसके बाद में आएगा 15 डिग्री। तो अब इन दोनों ही मान हमारे निकल चुके हैं, इन दोनों मान को क्या रखेंगे, हम इसी में रखेंगे, सूत्र में जो पहला हमारा सवाल है उसमें रखेंगे। तो ये बनेगा टेन 5 डिग्री और प्लस में साइन 15 डिग्री। तो इस प्रकार से हम एक सवाल को पूर्ण कर सकते हैं, जिसमें पूरक कोणों का प्रयोग करके जैसा सवाल कहता है हमसे वैसा उसको हल किया जा सकता है। चाहे इसके लिए सवाल को हल करना हो या परिवर्तित करना हो, चाहे उसके मान, हम कई बार ऐसा होता है कि हमें इनके मान नहीं पता होते, तो हम इनको ऐसे मान में परिवर्तित कर सकते हैं जो हमें सारणी में आसानी से मिल जाते हैं, या फिर उनको हल किया जा सकता है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे अंतिम टॉपिक पर, जिसमें हम जानेंगे कि त्रिकोणमितीय जो सर्व समीकरणाएं होती हैं वो कैसे बनाई जाती हैं। तो आइए उनकी शुरुआत करते हैं।
तो आइए हम बढ़ते हैं हमारे अंतिम टॉपिक पर, वो है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं होती हैं उनको कैसे बनाया जाता है वहां से हम शुरुआत करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जो हमने कुछ देर पहले लिखा भी था, वो होती है कर्ण का वर्ग बराबर से आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। तो इस प्रकार से जो पाइथागोरस थ्योरम होती है, या तो आप इसे इस प्रकार से ही लिखें, या फिर आप चाहें तो इनके नाम से, त्रिभुज में जो भुजाएं होती हैं उसके नाम से भी इसको लिख सकते हैं। दोनों ही तरीके से इसको त्रिकोणमितीय जो हमारी सर्वसमीका है उनको बनाया जा सकता है। तो ये आपके लिए ज्यादा सरल होगा, हम इसका प्रयोग करने वाले हैं यहाँ पर। तो इसमें क्या करना है, एक बार आपको जैसे कर्ण है, आधार है और लंब है, इन्हीं के वर्ग से ध्यान रखें, इनका वर्ग, जैसे कर्ण का वर्ग कर्ण स्क्वायर होता है, आधार का वर्ग आधार स्क्वायर और लंब का वर्ग लंब स्क्वायर होगा। इन्हीं से एक एक करके इनमें भाग देना होगा। तो सबसे पहले अगर हम कर्ण स्क्वायर से भाग दें तो हम कहें कर्ण और वर्ग से भाग देने पर तो क्या होगा, जब इसमें भाग दिया जाएगा तो हम लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर से आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। तो क्या होगा, बटे कर्ण का वर्ग, यहां पर बटे में कर्ण का वर्ग, और फिर से यहां पर बटे में आएगा कर्ण का वर्ग। तो ध्यान से देखिए, कर्ण का वर्ग तो कर्ण के वर्ग से कट जाएगा, तो यहां कितना आएगा, सिर्फ एक, यहां पर लिखा जाएगा मात्र एक। और उसके बाद में यहां ध्यान से समझना, आधार का वर्ग और कर्ण का वर्ग है, अगर हम इसको चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, आधार बटे कर्ण और उसके बाद इसका वर्ग लिख सकते हैं। ये होगा लंब बटे कर्ण है, तो यहां पर इसको, ये दोनों वर्ग में है तो इनको लिखेंगे लंब बटे कर्ण और उसके बाद इसका होल स्क्वायर। तो अब इसको अगर आप ध्यान से समझे या फिर यहां से इसको आप जाने, तो यहां क्या होता है, आधार बटे कर्ण क्या कहलाता है, आधार बटे कर्ण कहलाता है कॉस। तो इसको एक तो यहां रहेगा ही, तो इसको कहा जाएगा कॉस थीटा। कौन, अभी कोई नाम नहीं लिया है हमने, तो इसलिए हम यहां पर सिर्फ थीटा लिखेंगे। और ये क्या था, उसका वर्ग था, तो इसलिए इसको कहा जाएगा इसका वर्ग। जो हमने इससे पहले भी जाना था कि यदि इस प्रकार से लिखा जाए कि कॉस थीटा और इस पूरे का स्क्वायर किया जाए तो इसको लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से भी इसको बदल सकते हैं। तो वही हम यहां लिख रहे हैं, प्लस में लंब बटे कर्ण हमेशा साइन होता है, तो इसको लिखा जाएगा साइन और स्क्वायर और उसके बाद में थीटा। तो पहली हमारी जो आइडेंटिटी है, जो पहली हमारी सर्वसमीका है, वो बनती है साइन स्क्वायर थीटा। जो इसको अरेंज करके लिख सकते हैं कि हम यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये हमारी पहली आइडेंटिटी बनके तैयार होती है, पहली सर्वसमीका बनके इस प्रकार से तैयार होती है, जिसमें लिखा जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर से 1। और इसी का प्रयोग करके अन्य दो सर्वसमीकाएं और बनाई जाती हैं। तो इसी का प्रयोग करके कैसे बनाई जाएंगी, आइए एक बार उनको भी देख लीजिए। सबसे पहले अगर इसी को लिखा जाए तो यहां लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर से 1। यदि हमें सिर्फ साइन स्क्वायर का मान चाहिए तो क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, तो यहां लिखा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर से 1 माइनस से कॉस स्क्वायर थीटा। ये इसका पहली सर्वसमीका है इसकी, ये इससे दूसरी सर्वसमीका बनती है। तीसरी क्या होगी, अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर से, इससे बनती है वो, कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो एक साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे, तो ये बनेगा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से हमारी तीसरी सर्वसमीका तैयार हो जाती है। तो हमने यहां पर एक सर्वसमीका से दो अन्य सर्वसमीका और बनाई हैं। तो इसी प्रकार जैसे इसको हल किया था ऐसे ही अब हमारा अगला काम होगा, जैसे हमने कर्ण स्क्वायर से भाग दिया है, इस बार हम भाग देंगे आधार स्क्वायर से। तो उसके बाद देखते हैं कि आधार स्क्वायर से भाग देने पर कौन सी सर्वसमीका तैयार होती है। तो आइए इसकी हम शुरुआत करें। तो देखिए, अब हम आधार स्क्वायर से भाग देंगे, तो आधार स्क्वायर से भाग देने पर क्या आएगा, यहां भी लिखेंगे आधार स्क्वायर, इसके नीचे लिखेंगे आधार स्क्वायर और यहां भी लिखेंगे बटे में आधार स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर से आधार स्क्वायर को तो काटा जा सकता है। अब कर्ण बटे आधार स्क्वायर आ रहा है, तो यहां पर देखिएगा ध्यान से कि कर्ण बटे आधार जो है वो एक हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है और यहाँ इसका वर्ग है। उसके बाद बराबर से 1 है पहले, और 1 के बाद में यहाँ प्लस में फिर है लंब बटे आधार, तो इसको लिखेंगे हम लंब बटे आधार और उसके बाद इसका भी वर्ग होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि कर्ण बटे आधार किसे कहते हैं, तो कर्ण बटे आधार कहा जाता है
सेक को, तो हम यहां लिखेंगे पहले तो सेक और उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर से 1 प्लस में, और लंब बटे आधार जो है हमारा वो क्या कहलाता है, लंब बटे जो आधार है, यहां से देखिए लंब बटे आधार कहलाता है tan, तो हम इसको लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा, तो इसको लिखा जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो हमारी जो दूसरी आइडेंटिटी है, ध्यान से समझना, जो मुख्य रूप से बनाई जाती है, तो दूसरे नंबर की आइडेंटिटी है सर्वसमीका है, वो यहां से बन के तैयार होती है। तो अब इसको आइए इसको हम अलग अलग भागों में बांटें ताकि हम प्रत्येक का मान ज्ञात कर सकें। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये आएगी सेक स्क्वायर थीटा बराबर से 1 और प्लस में tan स्क्वायर थीटा। अगर इसको हम यहाँ पे नंबर 4 दें, क्योंकि 3 को हमने पहले बनाया था, नंबर 4 इसको दें, तो इससे 5वीं और 6वीं नंबर की सर्वसमीका कैसे बनेगी, इसमें लिखिएगा। अब सेक स्क्वायर थीटा का मान तो है, अब tan स्क्वायर थीटा का मान कैसे निकालते हैं, तो इसमें आएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर से यह आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये नंबर 5 पर आएगी सर्वसमीका हमारी। नंबर 6 पर देखिए, अब 1 का मान निकालना है तो क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा, ये लिखा जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस से tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 कहलाएगा। ये हमारे नंबर 6 की सर्वसमीका कहलाती है। तो इस प्रकार से हम अन्य 2 सर्वसमीका और प्राप्त करते हैं यहां से, जिससे हमें 4, 5 और 6 सर्वसमीकाएं प्राप्त हो जाती हैं। तो अब आइए हम बढ़ते हैं हमारे अंत पर, जिसमें हम यहां पर देखेंगे कि कैसे अंतिम नंबर की सर्वसमीका जो है वो प्राप्त की जाती है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे अंतिम सर्वसमीकाओं की ओर। तो जैसा कि हमने इसमें अभी तक 2 से 6 सर्वसमीकाएं बना चुके हैं, अब हम बढ़ेंगे नंबर 7वीं सर्वसमीका के लिए। तो हमें किससे भाग देना, लंब स्क्वायर से भाग देना होगा। तो इसमें भाग देंगे तो इसमें लिखेंगे लंब स्क्वायर बटे में, यहाँ पर लंब स्क्वायर और यहाँ भी लिखेंगे बटे में लंब स्क्वायर। तो ध्यान से देखिएगा, ये तो इससे कट जाएगा दोनों ही। अब यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ बनेगा कर्ण बटे लंब और इसका होल स्क्वायर। ऐसे ही बराबर से यहां पर बनेगा आधार बटे लंब और इसका होल स्क्वायर और प्लस में 1 होगा। अब ध्यान से समझना, कर्ण बटे जो लंब है, कर्ण बटे लंब कहां पर होता है, कर्ण बटे लंब, ये कहलाता है कोसेक। तो इसको लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर से आधार बटे जो लंब है, ध्यान से समझना, आधार बटे लंब कॉट कहलाता है, क्योंकि आधार यहाँ है लंब यहाँ, उल्टा पढ़ेंगे तो कॉट आएगा ये, तो इसलिए इसको कहा जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस में 1। ये हमारी सर्वसमीका तैयार हो गई है। इससे अब हम देखेंगे कि अन्य 2 सर्वसमीकाएं और कैसे बनेंगे। तो इसको लिखते हैं, यहां लिखा जाएगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा और ये बराबर से, देखिएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर से कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो इसमें लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 1। अब हमें कोसेक स्क्वायर थीटा का मान तो है हमारे पास नंबर 7 पर। अब नंबर 8 पर बढ़ते हैं। तो नंबर 8 पर अब हम एक बार मान निकालते हैं कॉट स्क्वायर थीटा का। तो हम लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर से, ये 1 जो है वो इधर चला जाएगा, तो इसमें लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये नंबर 8 हमारी सर्वसमीका होगी। नंबर 9 पर अंतिम में अब हमें 1 का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा, पहले तो कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से नंबर 9 की जो हमारी सर्वसमीका है वो हमें प्राप्त होती है। तो हमने इसमें जाना कि कैसे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं जो हैं वो प्राप्त की जाती हैं, और इन्हीं सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके जो सवाल दिए जाते हैं, त्रिकोणमिति के जो सबसे कठिन सवाल होते हैं, वो इन्हीं सर्वसमीकाओं के प्रयोग से हल किए जाते हैं। तो हमारा जो त्रिकोणमितीय का जो परिचय, जो चैप्टर है, ये पूर्ण हो चुका है। इसी के कुछ भाग, जो जैसे हमने टेबल बनाई थी और टेबल में जो त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकाले थे और विशेष त्रिकोणमितीय कुछ कोणों के मान निकाले हैं, वो हमें अगले चैप्टर में काम आने वाले हैं। जो हमारा अगला चैप्टर है वो भी त्रिकोणमिति से ही संबंधित होगा। तो आज की ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले चैप्टर में, अगली वीडियो में, जिसमें नया टॉपिक होगा लेकिन इसी त्रिकोणमिति से संबंधित होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।